10 फरवरी को यूपी के पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन इससे पहले पश्चिमी यूपी में किसानों और जाटों को अपने पक्ष में लाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। क्या है जाटलैंड को जीतने की बीजेपी की रणनीति? इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से खास बात की। करीब 9 दिन रह गए उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव में, और पहला चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और सबकी निगाहें लगी हुई हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में हूं और मेरे साथ किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है, डॉक्टर संजीव बालियान हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और मैं एक बार थोड़ा सा मोहन को बोलूंगा, दिखा दें हम, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब बात होती है, किसानों की बात होती है और साथ में गन्ने के खेतों की बात होती है, तो डॉक्टर साहब सुबह सुबह सैर पर निकले हैं, तो इतनी ठंड में हमने डॉक्टर साहब को यहीं पकड़ लिया है। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइए, इतनी सर्दी में भी आपका सुबह उठ के माहौल बन जाता है बाहर निकल के रजाई से लोगों के बीच में जाने का, मॉर्निंग वॉक पे जाने का? सुबह से तो मेरे विचार से 500 लोग आके मिलकर जा चुके हैं। आपने भी देखा है कितने लोग थे। तो यहाँ तो जल्दी उठते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, कल्चर गाँव की है, शहर पड़े हो कल्चर गाँव के, तो सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी उठ के कोई टाइमिंग नहीं होता। आप यहाँ राजनीति करते हुए नहीं कह सकते कि मैं सुबह नहीं मिलूंगा या शाम को नहीं मिलूंगा, जिसका जब मन आए उस समय मिलेगा। आप अगर शेड्यूल रख देंगे तो आपको कोई माफ नहीं करेगा। तो यही आपकी पॉलिटिक्स की खासियत भी है। लेकिन इतने बड़े जाट नेता होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के वेस्टर्न यूपी के सबसे बड़े जाट नेता होने के बावजूद भी अमित शाह जी को और पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जयंत चौधरी को भी न्योता दे रहे हैं? अभी भी अब तो विपक्षी दल में है वो। हमने न्योता नहीं दिया। उन्होंने उनके बारे में एक बात कही कि वो गलत घर में है। उसका मतलब ये है कि उनका भी जो सपोर्टर है या वोटर है, वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं चाहता। क्योंकि 12 से 17 का जो दौर यहाँ पे रहा है, वो दौर इतना कटु दौर था कि उसे कोई दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता। अगर आप उनके सपोर्टर से भी पूछेंगे तो भी यही बात कहेगा कि भाई गठबंधन गलत कर लिया। तो ये मकसद था, कोई ऐसा नहीं था कि आप छोड़ का हो या ऐसी कोई बात नहीं। हमने अपनी बात कही है। नहीं तो लोग तो इसके मायने ये भी लगा रहे हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं उनके लिए। देखिए, लोगों को कुछ मायने अंदाजे लगा देने चाहिए, राजनीति में अंदाजे लगते रहना चाहिए, लेकिन मकसद यही था बात करने का कि उनका वो सपोर्टर भी नहीं चाहता कि वो उस गठबंधन में जाए। तो डॉक्टर साहब, दरवाजे खुले हैं क्या? देखिए, दरवाजा खोलना या बंद करना, ये बातें तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। मैं शायद इस हैसियत में नहीं हूँ कि इस बात को तय कर सकूं। हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के कभी खिलाफ नहीं रहता। मैं राजनीति को राजनीति के तौर पर रहता हूँ। व्यक्तिगत मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं। मैं कभी उन चीजों को बीच में नहीं लाता व्यक्तिगत संबंध। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अमित शाह जी को, खास तौर से जाट नेताओं को, आपको सबको इकट्ठा करके वहां दिल्ली लेके जाना पड़ा? जो बात चल रही है कि जाटों में जबरदस्त नाराजगी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनका अच्छा वर्चस्व है यहाँ पर कई सीटों पर, उससे डर गई है बीजेपी। 2017 में तो ये बात नहीं होगी। 2017 में भी हम लोग दिल्ली गए थे, अमित शाह जी ने बैठक की थी, चौधरी वीरेंद्र सिंह उस समय कैबिनेट मंत्री थे, उनके घर पर बैठक हुई थी। तो ऐसी बात नहीं थी। कुछ चूंकि जागरूक समाज है बहुत ज्यादा, और कुछ मुद्दे होते हैं जिनमें आपस में बातचीत कर लें तो एक मैसेज चलाता है कि हाँ बातचीत हुई है, कुछ अपनी बात रख लें, कुछ उनकी सुन लें। और दूसरी बात, चुनाव जब आता है तो सभी, कई बार जाति और धर्म के आधार पर वोट पड़ती है, सबको पता है, और कैंडिडेट की भूमिका रहती है। पर पता नहीं क्यों सब ज्यादा जाटों के बारे में कहा जाता है। और भी हैं सब लोग मिलकर, कहीं थोड़ा बंटवारा ज्यादा है, कहीं कम है, होता भी है चुनाव में, व्यक्तिगत संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो मैं नहीं समझता कि हमारी बात इतनी क्यों की जाती है। मैं तो नहीं चाहता कि इतनी बात की जाए, क्योंकि 2014 में भी वोट दी, 17 में भी दी, 19 में भी दी, और कितना ही कह लो कोई, इस बार भी वोट देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते अखिलेश। बदलाव आया है साहब पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पिछले 5 सालों में बदलाव है। आप दिल्ली से आए, आपने सड़कें देखी होंगी, आप ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें भी देख लिए, 24 घंटे बिजली भी है, अच्छी कानून व्यवस्था है, बेहतर कानून व्यवस्था है, पहले से बहुत बेहतर। तो इस बदलाव की वजह से वोट मिलेगा। नहीं तो क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहावत यही है कि जिसके जाट उसके ठाट जी। तो इस बार जब जयंत चौधरी उधर चले गए, चौधरी साहब के नाम पे, आपको नहीं लगता थोड़ा वोट जो आपको जितना मिल रहा था 2013 के बाद से, एक जो माहौल बना हुआ था, अगर वो समीकरण दोबारा बनता है, यादव मुस्लिम जाट अगर इकट्ठा होता है, तो आपके लिए, आपके प्रत्याशियों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी? ये समीकरण नहीं होगा। ये गठबंधन हवा का गठबंधन है, दिल्ली और लखनऊ का गठबंधन है, जमीन का गठबंधन नहीं है। जमीन में सच्चाई कुछ और है, तो जमीन का गठबंधन मैं इसे नहीं मानता। और पश्चिम की हवा हमेशा फसलों के लिए अच्छी होती है। जब पूर्व पश्चिम की हवा चलती है तो फसल अच्छी होती है, रोग नहीं लगता।
तो पश्चिम से हवा चलेगी इस बार भी। हमारी कामयाबी 2014, 17, 19 पश्चिम की हवा से हुई थी। इस बार भी मुझे अच्छी हवा लग रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हम बढ़िया पश्चिम जीत कर जाएंगे, अच्छी तरह से देख लेना आप। डॉक्टर साहब, ये जो अभी मैं हम देख रहे थे, कुछ बड़े सारे प्रत्याशी आपके गांव में जाते हैं, उनके खिलाफ वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन्हें लोग, सब लोग वहां पे खड़े होकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कई जगह तो गांव में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा। अगर इतना आक्रोश है जनता में, तो कैसे इस बार आपके लिए हवा बनेगी? 550 गांव हैं यहाँ मुजफ्फरनगर जिले में। करीब 150 गांव ऐसे हैं कि जिनमें भाजपा के खिलाफ एक वोट भी नहीं पड़ती। आप एक वोट होना इस बार भी नहीं पड़ेगी। लेकिन किसी गांव में ये तो नहीं कि दूसरे दलों के प्रत्याशी को साथ बदतमीजी हो रही है। ये स्ट्रेटेजिकली की जा रही है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। किसी भी गांव में हमारे प्रत्याशी कर गया, 10 या 5, 7 लड़के खड़े हो जाएंगे, ये इन जनरेशन के 17-18 साल के। उन्हें कहा जाके कि तुम नारे लगाओ खिलाफ। अरे भाई वोट मत देना, तुमने पहले भी नहीं दी। मैं चुनाव लड़ा, मुझे 6.5 लाख तो चौधरी सिंह को मेरे सामने वोट मिली थी। इसका मतलब 6.5 लाख ने मेरे खिलाफ वोट दी थी। हाँ। सच है, बिल्कुल। तो पिछली बार भी दी थी, इस बार भी देंगे। इस बार 8-10 लड़कों को खड़ा करके उसे सोशल मीडिया पर डाला। तो भाई आप तो विरोधी हो ही, जो हमारे खिलाफ ना लगा रहा विरोधी तो वही। वो कौन सा हमारे साथ था? वो पिछली बार भी हमारे साथ नहीं था। पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये कहना बड़ा आसान है कि वो तो पहले भी विरोधी था? इस बार जो किसानों का गुस्सा जो रहा है, अब भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट जो है, वो जाट से बढ़कर एक किसान भी है, जमीन से उसका जुड़ाव है। 1 साल तक ठंड में, गर्मी में, बारिश में वो किसान वहां बैठा रहा। उसका नहीं लगता आपको कि गुस्सा लोगों का है जो वो आप उतरेगा इस पर वोट पे? पहली बात तो जब किसान की बात करते हैं तो सब आते हैं। ब्राह्मण भी हैं, त्यागी भी हैं, मुसलमान भी हैं, सैनी भी हैं, गुज्जर भी हैं, राजपूत भी हैं। ये सभी किसान जातियां हैं। यहाँ आप गांव के गांव हैं किसानों के। तो किसान को एक जाति में प्लीज ना रखें। अगर फिर किसान की बात हो तो सबकी बात हो। ठीक, एक जाति में जाट भी है, लेकिन ये भी सब किसान है। सारे किसानों को गुस्सा नहीं दिखेगा आपको? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। क्यों साहब? आपको पता लग जाएगा। आपको मैं कोई भी तर्क दूंगा, क्यों होगा? आप बताओ क्यों होगा? मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, साल भर तक वो किसान वहां बैठा रहा, डॉक्टर साहब तो पूछने गए नहीं उस किसान को वहां पे। तो जब वो घर अपने वापस आएगा तो उसे लगेगा नहीं हमारा एमपी हमें पूछने नहीं आया। उस सरकार के साथ बैठा हुआ था, उस सरकार में एमपी है, उस सरकार में मंत्री है, जिस सरकार ने हमें साल भर तक नहीं पूछा। तो मैं क्या मान लूं कि जो नहीं बैठे थे वो सब हमारे साथ थे? तो आप उन सबको विरोधी मानते हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं तो आपसे नहीं, उनमें से बहुत से लोग जातर ने वोट हमें दी थी, इस बार भी देंगे। हाँ। एक मुद्दे पे मत लेके चुनाव सारा एक ही मुद्दे पे ले आए। फिर एक मुद्दे पे नहीं होता चुनाव। किसान आंदोलन समाप्त हो गया तो मुद्दा समाप्त है। ये जो किसान आंदोलन के बाद के 3 महीने ना, ये लोग यहाँ सोचना शुरू कर दिया कि कैसी सरकार हमें चाहिए। ये जीवन में हर पहलू के पॉइंट है, उसके भी 10 पॉइंट है। तो 10 पॉइंट कानून व्यवस्था के हैं, 10 पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, 10 पॉइंट मुख्यमंत्री कैसा अच्छा, ये पॉइंट्स हैं। तो जब आप उससे बाहर निकलते हैं, विपक्ष तो यही चाहता है ना कि उसकी बात हो, उससे अलग कुछ बात ही ना कर पाए। ये तो बात हम कर रहे हैं ना कि हमारी सरकार ने बेहतर काम किया, हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर वोट दीजिए। बात तो हम कह रहे हैं। अब तो मुद्दा उससे आगे आ गया ना। हम आप मुझे उसी मुद्दे पर खड़ा मत कीजिए। मैं तो पूछ रहा हूँ कि किसानों का मुद्दा बदल चुका। नहीं, किसानों का मुद्दा मत कहिए, फिर वही बात होगी। किसानों के 100 मुद्दे हैं। कृषि कानून अकेला मुद्दा नहीं था। मेरे यहाँ गन्ना का मुद्दा बड़ा है, मेरे यहाँ कृषि कानून का मुद्दा नहीं था। वो इमोशनल मुद्दा था कृषि कानून, जो हरियाणा के किसानों की सपोर्ट में, पश्चिम पंजाब के किसानों की सपोर्ट। मेरे यहाँ मंडी है ही नहीं, मेरे यहाँ गुड़ मंडी है, बस कुछ है ही नहीं। आप मेरे मुद्दे समझिए। मेरा मुद्दा गन्ने का मुद्दा है, अच्छे रेट मिले। मेरा मुद्दा टाइम पे पेमेंट का है। मेरा मुद्दा बिजली के रेट का है। मुद्दे थे, हैं और रहेंगे किसान के। आजादी के इतने साल बाद ना कोई पिछली सरकार सारे मुद्दे हल कर पाई, ना मेरी सरकार कर पाई। अगर पिछली सरकार सारे मुद्दे हल कर देती तो हमें तो आए 7 साल हुए, फिर तो किसान खुशहाल मिलता हमें। वो बिल्कुल अलग बात है। किसान के मुद्दे हमेशा रहेंगे। उसमें भी रहेगा। अभी बिजली के बिल अद्धे हुए रेट और से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हम घोषणा पत्र में डलवाने का प्रयास करें। पिछली बार हमने 36,000 करोड़ का कर्ज माफ किया, या किसान सम्मान निधि, कुछ किया है। बहुत कुछ करना बाकी है। तो हम अपनी बात लेके जाएंगे, वो अपनी बात लेके जाएंगे। उस आंदोलन पे ही पूरे चुनाव को मत रखो, उस आंदोलन से बाहर निकालो चुनाव को। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी कि उस आंदोलन से बाहर निकले, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं नुकसान होता है, राजनीतिक तौर पर भी दिखता है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, जैसे आपने अभी गन्ने की बात करी, गन्ने के किसान है, तो यहाँ पे मुजफ्फरनगर और पूरे इलाके में गन्ने का बड़ा मुद्दा होता है जी। सरकार बार बार ये कह रही है कि हमने रिकॉर्ड भुगतान किया है, हमने सबसे ज्यादा गन्ने का जो पैसा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी, उससे ज्यादा भुगतान किया है जी। अगर आप इसको हम परसेंटेज वाइज तोड़ें तो बहुजन समाज पार्टी के समय में जो भुगतान हुआ, या फिर समाजवादी पार्टी के समय में जो भुगतान हुआ और आपके समय में भुगतान हुआ, परसेंटेज वाइज आपका सबसे कम आता है। उस पर आप क्या कहोगे? नहीं, आपने दोनों बातें अलग अलग कही। गन्ना भुगतान, चूंकि गन्ना ज्यादा पैदा हुआ, कोई सरकार ने अपने पास से नहीं दिया दोस्त, वो किसान ने गन्ना ज्यादा पैदा किया, प्रोडक्शन बढ़ी है।
अगर इसका मैं श्रेय किसी को दूंगा तो साइंटिस्ट थे बख्शीराम, जिनने 238 वैरायटी लाई थी। 1.5 गुनी पैदावार किसान की बढ़ी है, तो उसमें मैं क्रेडिट नहीं दूंगा। मैं नेताओं में से नहीं हूं जो सबका क्रेडिट लेते हो। बढ़ा है तो गन्ना ज्यादा पैदा हुआ, गन्ना ज्यादा क्रशिंग हुई, क्योंकि शुगर मिल लंबे समय तक चली। भाजपा में जून तक शुगर मिल चलाते हैं हम, जब तक आखिरी गन्ना बचा, जब तक शुगर मिल हमारी सरकार में चली। हमने बीच में शुगर मिल बंद नहीं होने दी। कोरोना चला, एक दिन के लिए भी शुगर मिल बंद नहीं हुई, तो पेमेंट ज्यादा तो भाजपा हुआ है। जो आपने कहा है बसपा में, वो था कि रेट बढ़ा, रेट बढ़ा है। जी, बसपा में ज्यादा जी। बढ़ा, ये सच है कि बसपा के समय में रेट ज्यादा बढ़ा था, भुगतान हमारे समय में ज्यादा हुआ, लेकिन हमें कठिन परिस्थितियां मिली। जब हम सरकार में आए तो 22,000 करोड़ का बकाया हमें मिला गिफ्ट के तौर पर। इंटरनेशनल मार्केट बिल्कुल बैठा होता, आप अच्छी तरह समझते हैं कि भाव सारे वो है। मैं भी चाहता हूँ कि हर साल गन्ने की कीमत बढ़े, क्योंकि मैं किसान हूँ और मैं सार्वजनिक मंचों से कहता भी हूँ बढ़े। हम धीरे धीरे पॉलिसी को इथेनॉल पर शिफ्ट करके लाए हैं। ये सच है जो आपने कही, दोनों बात सच है, लेकिन दोनों बात बिल्कुल अलग अलग है। मेरी भी इच्छा है कि हर साल रेट बढ़े, क्योंकि यही बात बढ़िया है ना डॉक्टर साहब, आपसे बात करने में इसीलिए मजा आता है क्योंकि आप बिल्कुल ईमानदारी से बातों को समझाते भी हैं और समझते भी हैं। तो जैसे वही किसानों के बारे में जो बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सरकार ने 4 सीजन में सिर्फ एक बार गन्ना का दाम बढ़ाया, जो केंद्र जो राज्य सरकार देती है 25 रुपए बढ़ाया गया। ये सच है। उसको लेके भी किसानों में गुस्सा है। वरुण गांधी तक खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि भाई ये तो 400 रुपए बढ़ना चाहिए था, 25 रुपए ही बढ़ा है, तो उसका नुकसान नहीं होगा आपको चुनाव में? देखिए, मेरे यहाँ गन्ने का रेट 10 रुपए कम है पंजाब और हरियाणा से, उसका दुख मुझे भी है। ये 10 रुपए और होना चाहिए था।